हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में जो हमारा सिंधु घाटी के सभ्यता से रिलेटेड। देखिए, पिछले वीडियो में हम पिछले वीडियो में विस्तार पढ़ लिए थे, इसका बेसिक जानकारी जान लिए थे, फिर इसका उद्भव देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे इसका नगर नियोजन इसका कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। चलिए देखते हैं। देखिए, इसका क्या नगर नियोजन है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित है। अब ग्रिड पद्धति होता क्या है, तो ग्रिड पद्धति होता है कि यहाँ की जो सड़कें होती है यहाँ की जो सड़कें होती है ये समकोण आकार पर स्थित रहती है, ऐसे करके होती है। जो इसी तरह क्या इस शहर को नगर नियोजित किया गया था, सड़कें क्या होती थी यहाँ के समकोण होती थी। तो इसी के आधार पर कहते हैं कि जो सभ्यता है क्या है ग्रिड पद्धति पर के आधारित है। ये हुआ। उसके बाद हुआ कि यहाँ के क्या है नगर का विभाजन। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है पश्चिमी नगर, पहला पश्चिमी नगर और दूसरा क्या है पूर्वी नगर। अब क्या पश्चिमी नगर को दुर्ग भी कहा जाता है, ये थोड़ा ऊंचाई पर रहता था। पश्चिमी नगर जो होते हैं उस पश्चिमी नगर को दुर्ग कहा जाता है, ये थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होता था क्योंकि पश्चिमी नगर में जो व्यवसाय लोग होते थे, जो व्यापारी लोग होते थे, कुलीन वर्ग के लोग होते थे, ये क्या यहाँ पर रहते थे पश्चिमी नगर में। और जो है पूर्वी नगर क्या है थोड़े नीचे होते थे, पूर्वी नगर नीचे होते थे और क्या होते थे यहाँ पर जो लोग रहते थे गरीब रहते थे, मजदूर रहते थे और जो ऐसे ही करके यहाँ पर छोटे लोग किसान रहते थे, पश्चिमी नगर में रहते थे। और पूर्वी नगर में पश्चिमी नगर में क्या व्यवसायी लोग, व्यापार लोग एवं कुलीन वर्ग के लोग रहते थे और पूर्वी नगर में गरीब किसान रहते थे। ये हुआ। उसके बाद हम देखें कि ईंटों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के जो ईंट थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के ईंट कच्चे ईंट भी प्राप्त हुए हैं और पक्के ईंट भी प्राप्त हुए हैं। कहीं कहीं जो बड़ा स्नानागार अन्नागार जो प्राप्त हुए हैं वो पक्के ईंटों का बने हुए हैं और जो कच्चे ईंट हैं जैसे कि कच्ची सड़कें जो बनाई गई तो कच्चे ईंट से बनाए गए हैं, या छोटे मोटे जो भवनों का निर्माण किया गया था वो कच्चे ईंटों से किया गया था। जो उसका अनुपात है, जो ईंटों का अनुपात है वो है 4:2:1 के अनुपात में है। जो ईंट है 4:2:1 के, लंबाई 4 है, चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 1 है। जो ये क्या ईंटों का अनुपात है, इस अनुपात में क्या ईंट रहते थे सिंधु घाटी सभ्यता के। उसके बाद सभ्यता की सड़कें क्या होते थे, आपस में समकोण मिलती थी। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ग्रिड पद्धति क्या है, उसी अनुसार क्या सभ्यता की सड़कें थी, समकोण होती थी। और दूसरी बात यह है कि जो मुख्य सड़क होती थी, जो रोड होता था, जो मेन सड़क होता था वो क्या था 10 मीटर का होता था। उसका चौड़ाई कितना था 10 मीटर। जो सड़क होती थी उसका चौड़ाई कितना था 10 मीटर। और जो गलियों का सड़क थे, जो गलियों के बीच में, दो घरों के बीच में जो गलियाँ होती थी उसको जो चौड़ाई कितना था तो उसका 6 मीटर था। उसका कितना था 6 मीटर था। और जो मुख्य सड़क होती थी उसकी चौड़ाई कितना होता था 10 मीटर होता था। फिर हम क्या देखते हैं कि जो सभ्यता में जो कुआं थे, सभ्यता के जो कुआं थे वो क्या थे, हर एक घर में, प्रत्येक घर में क्या पर कुआं स्थित थे। और कुआं तो थे ही लेकिन उसके साथ ही साथ निकासी का भी व्यवस्था था, पानी निकासी का भी व्यवस्था था। ये क्या सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया। लेकिन यही सभ्यता, यही जो व्यवस्था था मेसोपोटामिया के सभ्यता में नहीं देखा गया, कहीं कहीं देखा गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता है सारे जगहों पर ऐसा कुआं की व्यवस्था देखा गया। प्रत्येक घर में क्या कुआं थे और उसका निकासी का भी स्थान था, निकासी का भी व्यवस्था किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के कुआं का। ये रहा। फिर उसके बाद रहा कि शौचालय की व्यवस्था। जो उस टाइम की जो शौचालय था, उस समय का जो शौचालय था सिंधु घाटी समय के काल का शौचालय था, जो आज के शौचालय है उसके जैसे था। जो आज के शौचालय है उसके जैसे था सिंधु घाटी सभ्यता के शौचालय। ये रहा। उसके बाद लोथल के दरवाजे तो था। देखिए क्या होता है कि जो वहाँ की सड़कें, जो मुख्य सड़क थी वहाँ पर घर के दरवाजे नहीं खुलते थे। जो घर के दरवाजे होते थे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। लेकिन जो लोथल है, गुजरात में लोथल पड़ता है, तो लोथल के जो दरवाजे हैं, लोथल के दरवाजे हैं वो क्या है मुख्य सड़क पर खुलते थे। लोथल के दरवाजे क्या मुख्य सड़क पर खुलते थे। उसके अलावे, इसके अलावे लोथल के अलावा और भी कहीं के दरवाजे मुख्य सड़क पर
नहीं खुलती थी। ये रहा। उसके बाद सामूहिक भवन का निर्माण हुआ। इस सभ्यता में बहुत सारे सामूहिक भवन का निर्माण हुआ। जैसे आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार, अन्नागार का प्राप्त हुआ था। तो क्या बहुत सारे सामूहिक भवन का निर्माण हुआ, जैसे में स्नानागार, सभागार, जहाँ लोग एकत्रित होकर सभा का गठन करते थे, सभा करते थे, सभागार, स्नानागार, अन्नागार, ऐसे बहुत सारे जो भवन, सामूहिक भवन थे, उसका क्या निर्माण किया गया था। ऐसे बहुत सारे सामूहिक भवन थे, सामुदायिक भवन थे, जिसका निर्माण किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम लोग सभ्यता के पतन के बारे में। ऐसे सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी सभ्यता और इतनी विकसित सभ्यता, जो मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता को मिला देने के बाद 12 गुना बड़ी थी, फिर भी एकाएक इसका पतन कैसे हो गया। जो बाकी सभ्यता चलते आ रही है, चलते आई, अभी विकसित हो गई, आधुनिक हो गई, लेकिन यह सभ्यता एकाएक क्या पतन की ओर चली गई। एकाएक पता ही नहीं चला इसका पतन कैसे हो गया। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग मत लगाए हैं। बोले जैसे मैके और जॉन मार्शल। मैके और जॉन मार्शल जो थे, ये क्या बोले हैं, मैके और जॉन मार्शल क्या बोले हैं कि जो सभ्यता का जो पतन है, सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या है, बाढ़ है। सभ्यता का पतन का मुख्य कारण बाढ़ है। ऐसा मान लीजिए कि बाढ़ है, तो इतना बड़ा सभ्यता है, इतना बड़ा सभ्यता है, सारे सभ्यताओं में इसके जो एरिया है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, और सारे 13 लाख वर्ग किलोमीटर ही बाढ़ आया होगा। लेकिन वो क्या कुछ इतिहासकारों का मानना है। तो क्या मैके और जॉन मार्शल के अनुसार क्या इस सभ्यता का पतन क्या है, बाढ़ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चाइल्ड एवं व्हीलर। चाइल्ड एवं व्हीलर दो एक विद्वान थे, इतिहासकार थे या पुरातत्वविद थे, जो उन लोगों ने क्या बोले कि इनका पतन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मेन पतन है। मेन पतन होने का कारण क्या है, तो विदेशी आक्रमण। क्या बोले हैं कि ये कि विदेशी आक्रमण है, विदेशी आक्रमण है, विदेशी आक्रमण है। क्या यह सही हो सकता है कि 13 लाख और इतने सारे क्षेत्रों में विदेशी आक्रमण हुआ होगा कि एकाएक पतन हो गया। ऐसे इतिहासकारों के मत है, उनका अलग अलग है। ऐसे कोई पूर्ण रूप से कोई साक्ष्य कहा नहीं गया है। इसका पतन का मुख्य कारण है बस जो विद्वान बोले हैं वही हम लोग क्या अध्ययन करते हैं। लेकिन सोचना चाहिए कि इतना बड़ा सभ्यता ऐसे एकाएक इसका पतन का कारण हो गया कैसे। बाढ़, कोई बाढ़ बता रहा है, कोई विदेशी आक्रमण बता रहा है। और जो एक और बैग है एक और जो थे फेयर सर्विस नाम है, इतिहासकार हैं फेयर सर्विस। वो क्या बोले हैं, ये बोले हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन, पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। हर विद्वान का अलग अलग मत है। जो क्या है, मैके और जॉन मार्शल क्या बोले हैं कि बाढ़ बोले हैं, कि सभ्यता का पतन क्या है, बाढ़ है। चाइल्ड एंड व्हीलर के अनुसार विदेशी आक्रमण है, और फेयर सर्विस के अनुसार पारिस्थितिकी असंतुलन है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे सामाजिक जीवन और उसका राजनीतिक जीवन के बारे में। चलिए दोस्त, अब देख लेते हैं सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में। देखिए क्या है कि आंकड़ों का नहीं मिल पाना। सिंधु घाटी में पता है, हम लोग को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। ऐसे मिला भी है तो पढ़ नहीं पाए हैं। तो हम लोग क्या है कि जो मौजूदा जो प्राप्त हुए हैं स्थल से या कुछ पुरातात्विक जो विद से जो प्राप्त हुए हैं, जो कुछ प्रमाण मिले हैं, उन्हीं के उसी अनुसार हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जो सभ्यता को संचालन या सभ्यता को जो संचालन था, या तो पुरोहित, व्यापारी या जो प्रशासन था, नगर प्रशासन थे, पुरोहित, व्यापारी या नगर प्रशासन थे, वो करते थे। उनके हाथों में क्या, ये वागडोर थी। जो सभ्यता का जो राजनीतिक जीवन था उसमें पुरोहित वर्ग, जो व्यापारी थे और नगर नियोजन के जो प्रशासक थे, जो नगर के प्रशासन करते थे, प्रशासक थे, वो क्या वही क्या सिंधु घाटी सभ्यता को चलाते थे, या वागडोर उन्हीं के हाथ में था। ये रहा। ऐसे कहीं इनका प्रमाण नहीं मिला है कि यही चलाते थे, लेकिन लोग क्या मानते हैं, ये हुआ।
उसके बाद क्या पीगट थे। पीगट एक इतिहासकार हैं जो उन्होंने बोले थे कि जो मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उन्हें दोनों क्या बोलते हैं, जुड़वा राजधानी बोले थे। पीगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बोले थे। पीगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या बोले थे, जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी बोले थे। ये रहा। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो जुड़वा राजधानी पीगट ने बोले थे। उसके बाद हंटर एक थे, हंटर भी इतिहासकार थे। इन्होंने क्या बोले, इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना है। हंटर ने सिंधु घाटी सभ्यता को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना है। और ये मानने के कारण इसलिए है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ना कोई अस्त्र शस्त्र, ना कोई कहीं राजमहल प्राप्त हुआ है। इस कारण उन्होंने माना है कि जो सभ्यता थी क्या थी, राजतंत्रात्मक न होकर क्या थी, जनतंत्रात्मक थी। ये क्या हंटर का व्याख्यान था। चलिए दोस्त, अब हम लोग देख लेते हैं सभ्यता का जो सामाजिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे छोटी इकाई थी, समाज की सबसे छोटी इकाई थी, वो क्या था, परिवार था। और परिवार भी कैसा था, मातृसत्तात्मक था। परिवार कैसा था, मातृसत्तात्मक था। जैसे अभी क्या है, अभी जो परिवार है जो भारत में भी चलता है तो पितृसत्तात्मक है, जो पिता के नाम पर लोग जानते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या था, उस टाइम क्या था, माता के नाम से पहचान होता था। वहाँ पर मातृसत्तात्मक प्रधान था। वहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा इज्जत दिया जाता था, ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। इसलिए क्या था, उस टाइम का जो सभ्यता था मातृसत्तात्मक सभ्यता था। तेरा उसका वर्ण व्यवस्था, उस समय क्या वर्ण व्यवस्था नहीं था। मतलब क्या वर्ण व्यवस्था होता है कि जैसे कास्टिज्म नहीं था, कास्ट नहीं था, जाति प्रथा नहीं था उस टाइम में क्या था। हाँ, लेकिन क्या समाज कई भागों में बट गया था। उस टाइम समाज कई भागों में बट गया था, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं था। उस टाइम पुरोहित, व्यापारी, किसान, बढ़ई, आदि करके आदि थे, जो क्या थे, इनको काम का आधार पर नहीं बटा गया था। ये क्या होता है, ये कई समूह में बट गए थे। ये समाज क्या कई समूह में बट गए थे। तरह सभ्यता के जो खाना थे, जो लोग क्या खाद्य पदार्थ था, वो लोग क्या था, सभ्यता के जो लोग थे मांसाहारी भी थे और क्या शाकाहारी भी थे। ये क्या मांस का भी सेवन करते थे और शाक सब्जी का भी सेवन करते थे। तो सभ्यता के लोग जो थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। उसके बाद के आभूषण जो है, वहाँ के जो लोग थे, उस समय के लोग थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वहाँ जो पुरुष भी और महिला भी, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, पुरुष और महिला दोनों क्या थे, आभूषण पहनते थे। दोनों जेवर पहनते थे, गहना पहनते थे। पुरुष और महिला दोनों, पुरुष और महिला दोनों क्या करते थे, आभूषण पहनते थे, गहना पहनते थे। उसके बाद वहाँ के मनोरंजन का मुख्य साधन था जुआ खेलना। ये सब पासा, वहाँ पर पासा जुआ था, पासा था। और उसके बाद वो शिकारी था, शिकारी शिकार करते थे। वहाँ का मुख्य पासा था पासा, शिकार और नृत्य था। वहाँ का मनोरंजन का, उस समय का मनोरंजन का, सिंधु घाटी सभ्यता के समय का मनोरंजन का मुख्य साधन था पासा खेलते थे, शिकार करते थे और नृत्य करते थे। वहाँ की ये क्या था, सामाजिक जीवन था। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक लाइक और एक शेयर से मुझे मनोबल मिलता है, बढ़ता है कि बनाऊं और वीडियो बनाऊं और उसे अच्छा करूं। अगर कहीं आपको गलती लगे तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद।